हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम 69 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को आप पूरा देखें। इस सेशन में हम आपको डिटेल भी बताएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद जो डिटेल होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके 70 बीपीएससी में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आप बने रहें मेरे वीडियो में। और 69 बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका हम डिटेल भी बताएंगे और आंसर भी बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं न देर करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? बैल, हाथी, घोड़ा। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। इसके अलावा अगर बैल की बात करें तो इसके बारे में पता था, कुत्ता के बारे में पता था, कुब्बड़ वाले मवेशी, घरेलू मुर्गी, सूअर इत्यादि जितने सारे पालतू हैं, इत्यादि पालतू जो हैं वो इसके बारे में पता था। जबकि घोड़ा के बारे में, हालांकि घोड़ा के का भी साक्ष्य जो है सुरकोतडा में मिले हैं, सुरकोतडा में मिले हैं, किंतु सभ्यतावासी इससे अनजान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। विचार करना है, भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 1-2 होगा, या 1-2-3 होगा, या 3-4 होगा, या उपयुक्त से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 3 और 4। ठीक है, यानी कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों का शुरुआत हुआ, प्रचलन हुआ। ठीक है, हम बाबर जो था तैमूर वंश से था। ठीक है, और इन्होंने भारत में जब आया तो ही तैमूरिड वंश का स्थापना किया। पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो पहली बार तोप का प्रयोग हुआ था, और उसी युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग हुआ था, जो कि एक युद्ध में उच्च उच्च तरह का नीति है। ठीक है, और जबकि अगर बात करें बारूद का आगमन, तो बारूद का आगमन जो है वो मंगोलों द्वारा भारत में हुआ था। ठीक है, भारत उपमहाद्वीप में किसके द्वारा हुआ था? मंगोल द्वारा हुआ था। और बारूद जो है वो पहली बार बारूद बना वो चीन में बना था 9वीं शताब्दी में, यानी 800 कुछ ईसा पूर्व में। ठीक है, उस समय बना था। और जिससे क्या है कि मंगोल जो है भारतीय क्षेत्र जो कब्जा किया हुआ था, तो पहली बार वहाँ से वो लाया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए मेहराबदार कला, ठीक है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का ये परिचय, तो ये हुआ था सल्तनत काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का यानी बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा सूरत। सूरत को ही बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय में, मतलब मुगल काल के समय में, सूरत से ही जितना सारा भारत से व्यापार बाहर होता था, या फिर बाहर से व्यापार भारत आता था ज़्यादातर, मतलब इसके अलावा भी और थे, लेकिन ज़्यादातर जो है बंदरगाह सूरत वाले बंदरगाह में ही आता। जैसे अगर बात करें किसी को मक्का जाना है, ठीक है, मतलब बाबुल मक्का क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर भारतीय मुस्लिम जो है, या मुगल काल के व्यक्ति जो है, अगर हज करने जाते थे तो वो सूरत के बंदरगाह के द्वारा ही पानी के जहाज से वो जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए उस सूरत बंदरगाह को मक्का का ये बाबुल मक्का कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अफ्रीका के समुद्री तट, जैसे दशमिक हो गया, अलेक्जेंड्री हो गया, इसके अलावा अगर पूर्वी क्षेत्र की बात किया तो चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में जो है, इत्यादि देश में जो माल सप्लाई होता था वो ज़्यादातर सूरत बंदरगाह से होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद जो है वो किसके काल में थे, किसके कहा जाता है? तो आंसर होगा मराठा प्रशासन में। मराठा प्रशासन में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थे। अष्ट प्रधान का जो नाम था उसका नाम था अमात्य, जो कि वित्त मंत्री। इसके अलावा जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, अमात्य किसको बोलते थे? वित्त प्रधान को। सरनौबत सेनापति को बोलते थे। वाक्यानुवेश गुप्तचर विभाग था। सुरनवेश पत्राचार था। ठीक है, दवीर या सुमंत जो है वो विदेश मंत्री कराता था, जबकि पंडित राव क्या था? धर्म प्रधान था। इसके अलावा जो थे वो न्यायाधीश थे। ठीक है, तो हो गया, यानी 8 वो मंत्री परिषद में जो थे वो क्या थे? अष्ट प्रधान कराते थे। उसमें नाम क्या क्या है? एक पेशवा हो गया, अमात्य हो गया, सरनौबत हो गया, वाक्यानुवेश हो गया, सुरनवीस हो गया, दवीर या सुमंत हो गया, पंडित राव हो गया। ठीक है, याद कैसे करेंगे? कौन ये क्वेश्चन पूछता है कि फलाने व्यक्ति किससे संबंधित था? अगर मान लिया पिछले क्वेश्चन वाक्यान्वेष, मराठा जो मंत्रिपरिषद था उसमें वाक्यान्वेष किस विभाग को देखता था? अगर क्वेश्चन आए तो क्या क्या बोलिएगा? तो इसका आंसर होगा वाक्यान्वेष गुप्तचर विभाग को देखता था। ठीक है, जबकि सुमंत या दवीर जो है विदेश मंत्री होता था, और पंडित राव जो है पंडित जो पूजा करता है, धर्म प्रधान था। ठीक है, और एक जो होते थे न्यायाधीश होते थे। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग जो है वो अजंता की गुफा में स्थित है। ठीक है, अजंता की गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, और ये वो जो है गुफा नंबर 1 जो है वहाँ त्रिभंगा मुद्रा में स्थित है। ठीक है, अजंता की पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी यात्री तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था। गलत, क्योंकि फाहियान जो है वो हर्ष के शासनकाल के दौरान नहीं आया था, बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। पहला क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा है, वेन सान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ये तो सही है, लेकिन जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। गलत, वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। और हुएन सांग जो आया था 630 ईस्वी ईस्वी में आया था। ठीक है, और हुएन सांग जो आया था चीनी बौद्ध यात्री था, उन्होंने भारत की यात्रा की। ठीक है, और जो फाहियान जो है बौद्ध धर्म की प्रतीका, माने बौद्ध धर्म को जिसमें जितना सारा किताब होता है वो सब जगह से तलाश करके बहुत सारा किताब वो चीन ले गया था। तो इसका इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी कि एक और दो दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची को मिलान करना, दूसरे चरक, गणित, ब्रह्मगुप्त, चिकित्सा, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा चरक जो है वो चिकित्सा शास्त्र से होगा। यानी एक का आंसर 2 होगा, देख लीजिए, एक का कहीं 2 है, पहला नंबर है, और इसके अलावा कहीं नहीं है, तो ये आसान हुआ मिलाने में। यानी आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, एक का 2 होगा और बी का 1 होगा। यानी ब्रह्मगुप्त क्या है? गणित के जानकार थे, और बराहमिहिर क्या थे? ज्योतिष थे। विशाखदत्त क्या थे? नाटककार थे। ठीक है, तो अच्छा, चरक जो रहते कहाँ थे? ठीक है, तो चरक जो है वो कुषाण शासन के काल में रहते थे। उसका शासक जो था कनिष्क था। वो कनिष्क का क्या थे? दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, अच्छा, ब्रह्मगुप्त जो है वो भारतीय गणितज्ञ थे। ठीक है, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था। इसके अलावा वराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष खगोल ज्योतिष के जानकार थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे। ठीक है, अगर इसके अलावा जो है वराहमिहिर की बात करें तो वो पंच सिद्धांतिका लिखे थे। ठीक है, विशाखदत्त एक नाटककार थे जिन्होंने मुद्रा राक्षस और चंद्रगुप्त देवी चंद्रगुप्तम लिखे थे। इसने विशाखदत्त देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा था। ठीक है, इसके अलावा जो है बारहमिहिर जो है वो पंच सिद्धांति का लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी नौरोज की शुरुआत किया? फारसी नौरोज की शुरुआत किसने किया? तो इसका आंसर होगा बलबन। बलबन ने क्या किया था? फारसी नौरोज की शुरुआत किया था। ठीक है, और बलबन ने इसके अलावा जो है सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया था, जो कि एक ईरानी परंपरा थी। और सिजदा की बात किया तो क्या मतलब होता था? सिजदा का मतलब होता है सम्राट के सामने सिर झुकाना। ठीक है, और पैबोस का मतलब होता है प से पैर, यानी पैर चूमना। पैबोस मतलब सुल्तान का पैर चूमना। ये ऐसा प्रथा था जो कि ठीक नहीं था। आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है, नरमपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो नरमपंथी, सिद्ध और योगी ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये हो गया उत्तर भारत में। आंसर क्या होगा? 9 के 1 होगा। ठीक है, नरमपंथी जो है कहाँ लोकप्रिय बनाया? नरमपंथी, सिद्ध और योगी उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, उत्तर भारत में धर्म का प्रचार किया। ठीक है, नाथ संप्रदाय जो है वो मध्यकालीन शैव धर्म से संबंधित था, शैव धर्म आंदोलन था। ठीक है, जो धर्म बुराई जो व्याप्त था उसको खत्म करने का उद्देश्य वो पूरा फैला था। ठीक है, और नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो शिव थे, यानी आदिनाथ थे। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो किया था मतेश्वरनाथ किया था, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, इसका प्रवर्तक माना जाता था, जबकि गोरखनाथ इस धर्म का क्या किए थे? प्रचार किए थे, मैंने विस्तार किए थे। ठीक है, और गोरखनाथ जो है वो सबसे उसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो यूपी के गोरखनाथ में है। ठीक है, अगला है, वुड डिस्पैच, यानी वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया। इसने महिला शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, ये दोनों काम किया था। उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम को अंग्रेजी रूप में रखा था, और महिलाओं के शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। और वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। ठीक है, इस समय क्या हुआ था कि जितने सारे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, जो विश्वविद्यालय था वो उस विश्वविद्यालय को क्या बनाया था? मॉडल विश्वविद्यालय के रूप में वो करना चाहता था। ठीक है, और इसी क्रम में उन्होंने महिलाओं के शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, इसके अलावा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी उसने खारिज कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश के समय में मैथिली भाषा का विकास हुआ, क्योंकि इसके समय में बहुत सारे जो कवि लेखक हुए थे। ठीक है, और
कर्नाट वंश का जो स्थापना हुआ था 1997 में हुआ था, 1097, ठीक है। और इसका जो संस्थापक थे, स्थापना किया था, वो नान्यदेव थे, ठीक है। और इसके शासनकाल में कवि, लेखक तथा कलाकारों के प्रसिद्ध थे और इन्होंने ही मैथिली भाषा का विकास किया था, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो इसका आंसर होगा राजगृह। राजगृह जो है प्रारंभिक प्राचीन समय मगध साम्राज्य की वो राजधानी थी ठीक है। और राजगीर जो है वो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। और पहली बार मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से हटा के पटना किया था, उसका नाम था उदयन, ठीक है। उदयन राजा ने किया था और बाद में पटना को उदयन किया था, पाटलिपुत्र स्थापित किया था राजधानी। और बाद में पाटलिपुत्र को शेरशाह सूरी ने क्या बना दिया, पटना के नाम से, उसको पटना के नाम से जाना जाने लगा, शेरशाह सूरी के द्वारा उसने नाम रखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा था। इस अधिनियम की लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, यानी 1 2 तीनों होगा सही, ठीक है। तो ये इसका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिटन के द्वारा शुरू किया था, इसे गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना लगा, तीनों सही है। तो इसका डिटेल यही है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लाया गया था। लाने वाले कौन व्यक्ति थे? लिटन थे, ठीक है। और इसे गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। क्यों जाना जाने लगा था? क्योंकि अंग्रेजी भाषा उस समय, जो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषा में जो मतभेद था, ठीक है, वो ये बढ़ाने का काम कर रहा था, ऐसा उस समय कहा जाता था, ठीक है। और इसी कारण था कि लॉर्ड रिपन ने 1881 में क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो जो कह रहा है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया। इसने मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा चारों, 1 2 3 4, यानी इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने का काम किया, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया, और इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, और इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। और ये जो 1870 में हुआ था लॉर्ड मेयो वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर होगा बी, कामंदक। कामंदक द्वारा नीतिसार पुस्तक लिखा गया, ठीक है। और कामंदक जो थे वो गुप्तकालीन लेखक थे या कवि थे, ठीक है। और इन्होंने गुप्त काल के राजनीतिक जीवन और कूटनीति तथा राजकीय चित्रण को दर्शाया है इस पुस्तक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो आप क्योंकि इसमें आप ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ईश्वर दास नागर। ईश्वर दास नागर जो है फुतुहात ए आलमगीरी पुस्तक लिखा है, ठीक है। और यह जो है 1698 में लिखा गया। फुतुहात ए आलमगीरी जो पुस्तक लिखा गया, ईश्वर दास नागर जो है वो कहाँ थे? वो जोधपुर के मुगल कालीन अधिकारी थे, ठीक है। और 1698 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं से संबंधित था इस पुस्तक में, ठीक है। इसके अलावा फुतुहात ए आलमगीरी हो गया ईश्वर नागर, जबकि फतवा ए आलमगीरी का लेखक जो है औरंगजेब खुद था, ठीक है। फतवा ए आलमगीरी किसने लिखा था? औरंगजेब लिखा था, जो कि मुस्लिम शरिया आधारित प्रशासनिक रचना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास उन्होंने मिशनरी भेजा था आदेश लेने के लिए, ठीक है। और जो कि गया में क्या बनाया? एक मंदिर बनाया, ठीक है। महाबोधि मंदिर के निकट महाविहार का भी निर्माण किया मेघवर्धन ने। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो इसका आंसर होगा 1 2 3, तीनों होगा इसका आंसर, यानी सी होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उपयुक्त तो सभी, आंसर सी होगा, 18 का 80 होगा, यानी कि अंग्रेजी की सैन्य श्रेष्ठता भी थी। विद्रोहियों के पास कोई स्वीकृत कार्यक्रम नहीं था, विचारधारा नहीं था, समाज के सभी लोगों का इसमें योगदान नहीं रहा, सभी वर्गों का, ठीक है। साधन का अभाव था, कोई शासक सपोर्ट नहीं किए, इसीलिए 1857 के विद्रोह विफल रहा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा, अच्छा विचार करना है कि कौन कौन घटना कब हुआ था। तो 16 होम रूल आंदोलन 16 में, ठीक है। स्रोत विभाजन 7 में खेड़ा, इसको कालानुक्रमिक सजाना है, ठीक है। तो पहले कौन हुआ था? तो पहले होगा 1907, यानी दो कौन है? बी में है। और 2 के बाद
1909 4 है, ठीक है। इसका आंसर वो क्या होगा, बी होगा। 1907, 1909, उसके बाद 1916 और 1918, यानी सूरत विभाजन, मार्लो मिंटो सुधार, उसके बाद होम रूल आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किसके संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लिट्टन संबंधित नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, ठीक है। और इल्बर्ट बिल संबंधित नहीं है। इल्बर्ट बिल क्या था, 1883 में लॉर्ड रिपन के वायसराय के काल के दौरान आया था, ठीक है। एक विधायी अधिनियम था, ठीक है। और इसमें जो है इल्बर्ट बिल में ये क्या था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और इसके अनुसार क्या होता था कि अगर कोई मुजरिम अंग्रेज है, तो उस समय में वो पहले था क्या कि अंग्रेज जज ही उस पर न्याय सुनाते थे, ठीक है। जबकि इस बिल के आ जाने के बाद भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज मुजरिम को न्याय सुनाते थे, मतलब उसमें वो न्याय करने का अधिकार मिल गया था इल्बर्ट बिल के समय में, ठीक है, आने के बाद। और पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई अंग्रेज मुजरिम है, अंग्रेज का काम सुनवाई करना है, तो उसमें अंग्रेज ही न्यायाधीश होते थे। जबकि ये बिल जब आया तो उसके बाद से अंग्रेज के मामला पर सुनवाई करना हो तो वो भारतीय न्यायाधीश भी वो सुनवाई करने लगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया। तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ, पहले खैर ठीक है, किस संधि पर होगा, क्या इसका आंसर होगा ए, इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद किस हस्ताक्षर किया गया, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था, ठीक है। जबकि इसका जो संधि हुआ वो 1765 में 12 अगस्त को हुआ था। उसका नाम है इलाहाबाद की प्रथम संधि, ठीक है। और ये संधि जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शाह आलम के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें सम्राट ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया था। अंग्रेजों ने सम्राट क्या किया था, अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी दे दिया था। ये संधि में हुआ था। इसके अलावा अवध के नवाब से काड़ा और इलाहाबाद का जिला भी दे दिया, ठीक है। और दूसरी संधि कब हुआ, वो हुआ था 16 अगस्त, वो हुआ 12 अगस्त 1765, और दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। और ये अंग्रेज तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेडियम कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो इसका आंसर होगा 1632 में। 1632 में स्टेडियम कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, ठीक है। और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। डच्चों ने कब स्थापित किया, 1632 में पटना अपना स्थापित किया था। इसके पहले सबसे पहले जो है मछलीपट्टनम, यानी केरल के मछलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इसका आंसर होगा सी, अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद के समय में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, तो अनुसुईया बेन जो कि गुजरात की थी, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। आमंत्रित क्यों किया था, क्योंकि अहमदाबाद में सूती मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे उनका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा था, ठीक है। उसके लिए महात्मा गांधी का उन्होंने हेल्प लिया, और महात्मा गांधी ने 35 दिन उन्होंने भूख हड़ताल किया और उन लोगों के मजदूरों को बढ़ाया, ठीक है। कितना वेतन वृद्धि किया था, 35% वेतन वृद्धि हुआ था। तो वहाँ भी ये आंदोलन सफल रहा महात्मा गांधी का, और ये हुआ था 15 मार्च 1918 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो क्या है, भारत सेवक समाज, तत्वबोधनी सभा और आत्मीय सभा। क्या होगा इसका आंसर, भारत सेवक समाज का जो हुआ था, स्थापना किए थे, वो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगर इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो जो है तत्वबोधनी सभा की स्थापना किया, ठीक है। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर जो है, अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में किए थे, ठीक है। और तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में हुआ, जबकि आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ये हुआ था 1815 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य में थी। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। और अंबाबाई जो है 16 साल में ही वो अल्पायु में विधवा हो गई थी, और वो एक ब्राह्मण रूढ़िवादी परिवार में थी, ठीक है। और उस समय वो क्या बन गई, स्वतंत्रता सेनानी बन गई। और क्योंकि उस समय ये जो बहिष्कार हो रहा था विदेशी कपड़ों का, तो उसमें वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, ठीक है। विदेशी शराब, विदेशी कपड़ा को उन्होंने
इग्नोर किया था। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। ठीक है, उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो क्या है, एक सुरक्षा वाल्व है। क्योंकि उस समय भारतीय लोग जो है अंग्रेज से खफा हो गए थे, अंग्रेज से खफा हो गए थे, और अंग्रेज चाहता था कि भारतीय लोगों मेरे प्रति खफा ना रहे, और उसमें जो ही असंतोष था ब्रिटिश के प्रति वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए 1885 में दिन था 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जिसे क्या जिसे सुरक्षा भालू की संज्ञा दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। यानी ब्रिटिश शासन के लिए क्या था, सुरक्षा भालू था। ह्यूम द्वारा भारतीय जनता के बढ़ते असंतोष से ब्रिटिश को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। ये कहना था लाला लाजपत राय को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में घूमते क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा बी, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में क्या है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। और इसका जन्म कैसे होता है न्यूट्रॉन तारा का? ठीक है, तो जो ब्रह्मांड में तारा होता है बड़ा, उसमें क्या होता है कि संकुचन के कारण वो वजन में अधिक होता है और धीरे धीरे क्या होता है, विस्फोट होता है। उस विस्फोट को कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे पल्सर तारा टूट जाता है और वो आसमान में न्यूट्रॉन तारा, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा, वो घूमते रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा समुद्र का फैलाव। ठीक है, समुद्र का फैलाव जो होता है वो लगातार नई परत जोड़ने का काम करता है। जब हमको पता है कि जब समुद्र तल में जो भूकंप निकलता है तो दो प्लेटों के बीच जो खालिस्तान होता है वहाँ से मलबा निकलता है। ठीक है, और मलबा जो है वो दोनों साइड फैल जाता है, और जैसे ही मलबा फैल जाता है तो जो छेद है समुद्र के अंदर, जो भूकंप ज्वालामुखी होता है, वो छेद धीरे धीरे बढ़ते रहता है। और मलबा जब फैलता है तो दो प्लेटों जो होता है वो थोड़ा दूरी बनता है, दो प्लेट धीरे धीरे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और इस कारण क्या होता है, वो समुद्र भूपटल के जो टुकड़ा सॉरी ये परत जो है वो लगातार बढ़ते रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत देने के बाद पता चला कि भूपटल के जो टुकड़ा है मेंटल, वो क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक जो है वो सिद्धांत 1967 में मैकेंजी, मॉर्गर तथा पार्कर ने दिया था। और इसीलिए दिया था कि इसके पहले जितने सारे विचार थे, ठीक है, उन सब विचारों का महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत था, पेंजिया सिद्धांत था, प्लेट सीमा सिद्धांत था, इस सब सिद्धांत को उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में वर्णन किया। उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो इसका आंसर 4 सही है। ठीक है, ये सही है। इसके अलावा जो है 2 सही है। ठीक है, यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ठीक है, जबकि एक गलत है। यह सतह के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है? ठीक है, तो गलत क्वेश्चन है 1 और 3। तो कहाँ 1 और 3? आंसर डी होगा। ठीक है, यानी कि विक्टोरिया आंसर 4 सही है और 2 सही है, जबकि 1 और 3 क्या है, गलत है। यह सतह के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील नहीं है। और इसमें से सिर्फ रवांडा जो है नहीं आएगा, बल्कि सीमा 3 देशों से लगता है, तंजानिया, युगांडा, केनिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, हीट वेव से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव माना जाता है। ऐसा नहीं है, किसी पहाड़ी क्षेत्र का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री पहुंच जाए, ठीक है, तो उसे हीट वेव माना जाता है। कैसा नहीं है, होता क्या है कि मैदानी क्षेत्र में 40 डिग्री, ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र में 30 डिग्री, अगर इतना तापमान से ऊपर चला जाता है तब जाके हीट वेव माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैंगेटिक डॉल्फिन किसको बोलते हैं? डॉल्फिन का ही बॉटनी का थी, बायोलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
वर्गीकृत किया गया है। इनमें कोई क्रिस्टलीय क्षेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इकोलोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रपति जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 4 सही है। इससे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दिया गया है, 2010 में दिया गया था, ये भी सही है। और यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है, ये भी सही है। इस और इनमें कोई क्रिस्टलीय क्षेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये भी सही है। और गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी सही। यानी इसका आंसर 1, 2, 3 ये सभी सभी सही है। ठीक है, आंसर डी होगा। ठीक है, 32 का क्या होगा आंसर, डी। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है विचार करने के लिए कह रहा है, कथन और कारण दिया हुआ है। पहला कथन है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती है। ठीक है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या भी है। यानी घाना तट के पास समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं जबकि और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर ए होगा, ए और आर दोनों से ए आर ए की व्याख्या है। अगला प्रश्न है भारत की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणाली का उसके विवरण से मिलान करना है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्यन चट्टान प्रणाली, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली या तृतीय चट्टान प्रणाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिलाने को होगा ये क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो होगा, तो इसका आंसर होगा इसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। सी आंसर होगा 1 का, मैंने सी मिलेगा 1 से। ठीक है, जबकि तृतीय चट्टान प्रणाली जो है वो मिलेगा पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। आंसर डी का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, और धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो होगा आंसर 4 होगा, इसका 4 मिलेगा। बालुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सैल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। ठीक है, और विंध्यन क्या होगा, विंध्यन होगा सबसे पुराने आर्किन सिस्टम। तो सी का 1 है, सी का 1 कहाँ है, एक सर 1 का 3 है, 1 का 3 है। सबसे धारवाड़ चट्टान सबसे पुराने आर्किन है, यानी कि 34 का क्या होगा, 34 का होगा ए। ठीक है, 34 का ए होगा, यानी 1 का 3 है, यानी कि धारवाड़ क्या सबसे पुराने आर्किन रॉक सिस्टम है। और विंध्यन चट्टान जो है वो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट है, यानी बी के 4 है। ठीक है, और सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें सारे कुछ हैं, और ये भारत के दक्षिण में भारत के दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और ये दक्षिण पूरब में है। अगला प्रश्न है 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्फू जो है, भूटान की राजधानी है, स्थानीय समय निर्धारित करना है कब, जब ग्रीन 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे हो। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 90 डिग्री, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है तो 90 डिग्री कितना पार करने में, तो 9 चौक 36, 360 मिनट लगेगा। ठीक है, मतलब 4 मिनट 1 डिग्री को, तो 90 डिग्री को 360 मिनट, 936। ठीक है, अब 360 मिनट में कितना घंटा होता है, भागा दिए 60 से, तो कितना होगा, 6 घंटा होगा। ठीक है, अब जब 6 घंटा होगा तो 12, अगर हम पूर्वी देशांतर जाते हैं तो उसमें जुटता है और पश्चिम देशांतर में घटता है। ठीक है, तो 12 बज रहा है तो 6 घंटा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 और 6 होगा 6 बजे। तो 6 बजे कौन होगा, दोपहर अगर 12 बज रहा है तो 6 बजे क्या होगा, PM होगा, शाम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा बी, अबरख कोडरमा में पाया जाता है। इसका आंसर सही है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते नहीं है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर बी सही है, अबरख कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो इसका आंसर होगा 179 रेखा है। इसको हम कैसे मानते हैं, ठीक है, अगर ग्लोब, पहले सोचिए ग्लोब है, ठीक है, एक मन में, और ग्लोब के सबसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, एक बिंदु है, वहाँ रेखा नहीं। ठीक है, अगर बिंदु है और बिंदु के चारों साइड अगर रेखा है तो एक रेखा हुआ। इसी तरह जितना सारा जो अक्षांश रेखा है वो ऐसे करते करते कितना आ गया, भूमध्य रेखा को कितना बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जब 0 डिग्री है तो उससे नीचे फिर 1 2 3 होगा और फिर ऊपर 1 2 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से भूमध्य रेखा को अगर छोड़ दें तो ऊपर होगा 79। ठीक है, ऊपर कितना होगा, 79 होगा,
सॉरी 79 है, 89 होगा और नीचे 89 होगा, तो 89 कितना होगा 179, ठीक है, सॉरी 178 हुआ, और 178 ऊपर 178 नीचे, और बीच में जो भूमध्य रेखा है उसको जोड़ेंगे तो 179 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह ग्लोब पर 1 डिग्री के अंदर कितनी रेखा खींची गई है, तो इसका आंसर होगा 179 रेखा, ठीक है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो कितना औसत ऊंचाई है, तो इसका आंसर होगा 30 मीटर, 30 मीटर होगा आंसर सी, ठीक है। कोसी जो मैदान है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी से पूरा भरपूर है, ठीक है। और ये कोसी जो है बिहार का अभिशाप कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि हर साल ये बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाता है। कोसी नदी जो गंगा नदी में मिलता है वो जगह है कुर्सेला, कटिहार में कुर्सेला जगह है, वहाँ कोसी नदी गंगा नदी मिल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो इसका आंसर होगा बघेलखंड, ठीक है, आंसर बी। 40 का क्या होगा, आंसर बी। बघेलखंड जो पठार है वहाँ भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड पठार जो है वो मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य भारत में है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, तो उत्तराखंड का अल्मोड़ा जो है वो, अल्मोड़ा जिला जो है वो तिब्बत सीमा से नहीं लगा, आंसर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, एल नीनो धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर में, सॉरी प्रशांत महासागर नहीं होगा, इसका होगा, अच्छा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है एल नीनो धारा, ठीक है, आंसर ए होगा, 42 का ए होगा, ठीक है। और प्रशांत दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वाडोर जो स्थित है, इक्वाडोर और पेरू के देशों के तटीय समुद्र में जब कुछ सालों के अंतराल पर घटित होता है, ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और वो उत्तर पतल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, इसी धारा को बोलते हैं एल नीनो धारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा ली गई, ठीक है। और ये जो है 36 से 51 अनुच्छेद में है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, 44 के सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया, तो इसका आंसर होगा 1975 बी। सिक्किम कब बना पूर्ण राज्य, 1975 में बन गया, ठीक है। और संविधान जो संशोधन था, 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम 1975 में भारतीय संघ में शामिल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉलेजियम प्रणाली जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और उन पर उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, यानी कि 1 और 3 है, ठीक है। यानी इसमें जो सही है 1 सही है और 3 सही है, जबकि 2 सही नहीं है और 4 भी सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 का, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका विचार करना है, और लास्ट में जो है 4 ऑप्शन है और लास्ट में है उपयुक्त में से कौन सा गलत है। तो पहला जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष अखंडता 3 शब्द जोड़ा गया, जो कि बाद में धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष बोला गया, ठीक है। और इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है, जबकि 11 मौलिक कर्तव्य था, वो गलत है, बी, तो 2, ठीक है। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 के ए, अनुच्छेद 43 के ए, और ये गलत है 3 का। और इस चौथा है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो आंसर 1 और 4 होगा, डी है आंसर। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं, क्या है, तो आवश्यक विशेषताएं हैं, आदिम लक्षणों के संकेत होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म होना चाहिए, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 का, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा आंसर बी, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है वर्णन, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो किस अनुच्छेद में है, इसका प्रश्न जो है, इसका आंसर आप बताइएगा, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णन है, ठीक है।
मौलिक अधिकार कितने हैं इसके बारे में भी आप बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 49 का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो निम्नलिखित में से किसके पास है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना। आंसर होगा राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय और न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है। ठीक है, और इसका अनुच्छेद जो है 216 है, यानी कि अगर निर्धारित किया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत, 216 अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो आंसर होगा अनुसूचित जनजाति के हितों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति अगर रहता है, ठीक है, तो उसके प्रशासन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी जो है वो जो संबंधित है वो अनुसूची कौन सा है, 5वीं अनुसूची है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो किस मुकदमे में दिया गया। तो आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न होगा भारत सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक राजनीतिक दल है और दूसरा स्थापना वर्ष है। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है जिसमें मार्क्सवादी है उसका स्थापना कब हुआ था, उसका स्थापना हुआ था 1964। ठीक है, और अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था 1925 में। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ था 1984 में। ठीक है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1998 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 53 का ए होगा, ए का ए। ठीक है, सॉरी 53 का ए है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनसे क्या हुआ था 64 में। ए का ए होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा और डी का 2 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो इसका आंसर होगा 120 के 1। ठीक है, 120 के 1 अनुच्छेद के तहत सभापति या अध्यक्ष, यानी कि राज्यसभा का सभापति या लोकसभा अध्यक्ष उसके सदस्य को अगर हिंदी अंग्रेजी वो नहीं बोल सकता है तो इसके अलावा वो उस अपनी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 का, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। लागू करने के परिणाम कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 4। ठीक है, यानी कि 1, 3, 4 कौन है, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। यानी मतलब हुआ कि 360 जो है वित्तीय आपातकाल लागू हो गया। अगर देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो क्या मतलब हुआ कि पैसा कौड़ी के संबंध में अब एक नया निर्णय ले सकता है। तो निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। तो निर्णय में क्या लेगा, कम से कम पैसा खर्च करना है। तो क्या इसके प्रत्युत्तर में क्या आदेश देगा, यही आदेश देगा कि कर्मचारियों को पैसा कम दो, वेतन भत्ता में कमी करो। ठीक है, जैसे अगर देश में है तो देश में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो डायरेक्ट सेंट्रल से आएगा, कोई राज्य सरकार का एम्प्लॉय है तो राज्य सरकार को आदेश देगा। ठीक है, तो आदेश यही देगा। जैसे एक हो गया वेतन भत्ता कम करने का आदेश दे सकता है, दूसरा में है विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, रखने की आवश्यकता है, 2 नहीं होगा। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है, ये भी सही होगा। अगला है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जा सकती है, ये भी सही होगा। क्या होगा इसका आंसर, 1, 3 और 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 का, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर होगा सी नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे और एक जो है स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा करना। ठीक है, और ये बायकॉट क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं थे, इसीलिए ये इसका बायकॉट हुआ था, माने विरोध हुआ था। ठीक है, और जो सबसे पहले कैबिनेट मिशन को किसने भेजा था, लंदन से, वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय का क्लीमेंट एटली। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो इसका आंसर होगा सी, 1931, कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, उस समय के जो कराची अधिवेशन के जो
मतलब अध्यक्षता कर रहे थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव रखे थे वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। और इस समय ही अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का समर्थन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 58 का, अर्थव्यवस्था संबंधित है। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या चीज़ प्रतिनिधित्व करते हैं? वैश्विक जीडीपी का 85%, ये सही है। वैश्विक व्यापार का 50%, ये गलत है। वैश्विक व्यापार का 75% G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और तीसरा है विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या है, ये भी सही है, यानी 1 और 3 सही है। इसमें कौन है? बी आंसर होगा, 1 और 3, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच, सी आंसर होगा। किसके द्वारा जारी कर सकते हैं? विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच जो है ये जो जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया होता है, किस क्राइटेरिया पर जारी कर सकता है? इसका आधार क्या होता है? इसका आधार जो होता है आर्थिक भागीदारी होता है, शिक्षा का अवसर होता है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता होता है तथा राजनीतिक सशक्तिकरण होता है, ठीक है। इसमें जो अंक लिया जाता है वो 0 से 1 अंक तक लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई किसी देश का एक स्कोर है तो इसका मतलब है पूर्ण लैंगिक समानता है वहाँ, ठीक है। और ये सब हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? तो इसका आंसर होगा पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। ये मुद्रा जो है ब्रिटेन की मुद्रा है, ठीक है। यानी भारतीय रुपयों के 101 रुपये के बराबर 1 स्टर्लिंग होता है, ठीक है। जबकि यूरो 87 रुपया बराबर 1 यूरो होता है। और डॉलर की बात किया जाए तो 83 है, यानी 83 रुपया इज इक्वल टू 1 डॉलर हो रहा है, ठीक है, फिलहाल अभी, ठीक है। अगला प्रश्न है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल है, सोना शामिल है, विशेष आहरण अधिकार शामिल है, एसडीआर आरक्षित किस स्थिति शामिल है? तो इसका आंसर होगा सभी, आंसर डी को, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? डी, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। अगला है इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयोजक के स्रोत पर निर्भर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है डी है, यानी कि ये सभी, ठीक है। इतने सारे जो है वो उत्पत्ति के नियम से के बारे में से संबंधित है। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर डी है, ठीक है। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1000 होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला है वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, ये सही है। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही है। 2019 में कितना था? 30 था, ठीक है। अगला है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है, यानी कि 2 और 3, ठीक है। 2 3 क्या है? 1950 में 189.6 था और 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो इसका आंसर होगा देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, ठीक है। इसका आंसर डी है। अगला प्रश्न है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर कौन होगा? कथन पर विचार करना है तो शोध अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया जो संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड RBBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। तो इसका आंसर होगा 4, यानी सी आंसर होगा। इसका आंसर कौन होगा? सी होगा। सी में क्या लिखा हुआ? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड RBBI दिवाला और शोधन अक्षमता की कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, ठीक है। अगला प्रश्न है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था 1956 में, आंसर ए होगा, ठीक है, आंसर ए है।
औद्योगिक नीति संकल्प का किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 में। ठीक है। इसी वर्ष क्या हुआ था? सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित किया गया था। इसी में निजी अपनी प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी जो है जो हुआ था उसमें बना था। ठीक है, जिन्हें किसी भागीदारी के साथ या उसके बिना किसी निजी उद्यम के माध्यम से विकास की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उसके बाद पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 67 का D है, यानी कि 2 और 3 इसका आंसर 2 और 3 गलत है। ठीक है, इस योजना में आवेदकों की पहला है यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। ठीक है, तो ये हो गया सही है। और दूसरा क्या है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा है यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, ये गलत है। PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। आंसर ये 4 सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर D है, यानी कि 2 और 3 सही है। 67 में क्या है? D, 2 और 3। इस योजना में 3 सही है। ठीक है, यानी कि नहीं गलत है 2 और 3, और सही है 1 और 4। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो होगा विचार करने का है, तो यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, स्वामित्व योजना। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाए जाने का प्रयास कर रही है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का मानचित्र तैयार करके ग्रामीण बस्तियों, आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो इसका आंसर जो होगा B होगा, 1 और 3। ठीक है, यानी 1 और 3 जो है वो गलत है। 1 और 3 क्या है? गलत है। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, नहीं। और CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग है, नहीं। तो सही कौन सा होगा? यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। और 4 सही होगा, 4 सही है और 2 3 गलत है। 68 का B, 1 और 3 गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो 69 का आंसर होगा B, 2 और 3। क्या होगा? 2 और 3, यानी उत्तर सही कौन है? 2 और 3। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती और कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। ठीक है, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव नहीं है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, ये भी नहीं है। 2 और 3। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा D, यानी कि केवल 4 में क्या है? कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें से कमी आई है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस 71 का क्या होगा? A होगा। ठीक है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यय क्या होता है? ब्याज भुगतान पर होता है। ठीक है, 72 प्रश्न है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत होना चाहिए। तो इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, इसका आंसर 72 का C है। ठीक है, निर्यात में वृद्धि हुआ और निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 73 का संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही कथन कौन है वो चुनना है। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है?
इसमें से आंसर होगा 73 का ए, केवल एक सही है, 9.2% तक पहुँच गया था। ठीक है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2021 में। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से संबंधित है। तो प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा वस्तु की स्थिति होनी चाहिए बी के, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, 74 का क्या होगा? वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए वस्तु की स्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75 का, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं। इसका आंसर होगा ए, 75 का ए। क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यह जो बना होता है अर्धचालक का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, आंसर सी का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को उत्पन्न करते हैं डायनेमो द्वारा। ठीक है, डायनेमो द्वारा एसी करंट को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है धारा घनत्व होता है, धारा क्या चीज होता है? एक सदिश राशि है। ठीक है, 78 का क्या होगा? 78 का बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो इसका आंसर होगा केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? केवलर। ठीक है, इसके अलावा केवलर का जो रासायनिक नाम है पॉलीफेरा फेनिलीन टेरेफ्थलामाइड नाम है। ठीक है, और यह कृत्रिम रेशा है। ठीक है, और केवलर के से बुलेट प्रूफ जैकेट तो बनाया जाता है, इसके अलावा जलयान बनाया जाता है, कार का ब्रेक बनाया जाता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उपयोग होता है। ठीक है, बिलियन बिलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिलियन की सांद्रता, आंसर डी। ठीक है, 81 का क्या होगा? डी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो बिजली का कुचालक जो है वो इनमें से कोई नहीं होगा, सभी चालक है। नमकीन पानी चालक है, संतरे का रस चालक है, नींबू का रस भी चालक है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा आणविक लक्ष्य। ठीक है, आंसर बी। 83 का क्या होगा? सॉरी 83 का एक होगा, औषधीय प्रभाव। ठीक है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव। ठीक है, आंसर ए, 83 का ए। 83 का ए है या 83 का बी है? 83 का मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 83 का बी। ठीक है, 83 का क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, आणविक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इनमें से कोई नहीं, डी होगा। 84 का डी। इनमें से सभी जो है बढ़ाता है, समांगी उत्प्रेरक बढ़ाता है, उत्प्रेरक मध्यक बढ़ाता है, विषमांगी उत्प्रेरक बढ़ाता है, धीमा कोई नहीं करता। ठीक है, इस ऑप्शन में से। ठीक है, अच्छा 85 का क्या होगा? सूची का मिलान करना है। कैसिनो, ह्यूसेंस, जूनो, आर्टेमिस, वेरिटास। ठीक है, तो जूनो आर्टेमिस जो है मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक। ठीक है, आंसर इसका होगा 4। आर्टेमिस का 4 होगा। जूनो होगा, जूनो जो है वो जूनो मिशन जो है नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया था। इसके अलावा अगर शनि की बात करें, अगर शनि और उसके वलय है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये जो है दो कैसिनी हुजेन। ठीक है, ये क्या है? रोबोट अंतरिक्षयान है जो कि शनि के छल्ले, ठीक है, वलय की जटिल प्रणालियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी एक क्या होगा? 2, आर्टेमिस होगा 4। ठीक है, और जूनो होगा 1, बृहस्पति। तो वेरिटास क्या होगा? शुक्र। ठीक है, डी का। अब वेरिटास क्या है? नासा का एक मिशन है जो कि शुक्र ग्रह के लिए प्रस्तावित मिशन है। ठीक है, इसके अलावा जो है 2028 शुक्र इस मिशन का जो उद्देश्य है आंतरिक संरचना की खोज के लिए वर्ष 2028 से 30 तक नासा द्वारा शुरू किए जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, वेरिटास। अगला प्रश्न है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 85 का आंसर होगा ए, यानी कि 2, 1, 4, 3।
अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को भी मिलान करना है। लिनेन, जटा, मोहायर, डाउन। ठीक है, तो जटा जो होता है नारियल का पौधा होता है। ठीक है, जटा कॉयर। ठीक है, और लिनेन है सन का पौधा। मोहायर है, मोहायर 4 है, यानी मोहायर क्या है 86 का सी में क्या है, सी के 4 है, यानी कि मोहायर अंगोरा बकरी है। ठीक है, और डी है डाउन, बत्तख और गिज के पंख। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सेलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिक सिस्टकोसिस कहा जाता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा सी होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 का, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा मसालेदार। चौथा मसालेदार जीव का स्वाद नहीं है, और 7। ठीक है, 4 7, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित कौन सा जोड़ा है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित जोड़ा है। 89 का जो है वो सी है, 3 और 4 सही सुमेलित है। क्या है 89 का आंसर, 3 और 4, यानी 3 सांस की तकलीफ डिस्पनिया सांस की तकलीफ है। एनोसिमिया गंध की आंशिक पूर्ण हानि है। ठीक है, अच्छा एरोनिक्सिया क्या है, और इंसोमिना क्या है। इंसोमिना नींद संबंधी विकार है, एनोरेक्सिया खाने का विकार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैनहट्टन परियोजना क्या है, तो मैनहट्टन परियोजना क्या है, 90 का क्या होगा, इसका आंसर होगा एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिससे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ठीक है, जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, मैनहट्टन परियोजना। अगला प्रश्न है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रणाली को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो इसका आंसर होगा सार्स कोवी 2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, यानी आप जिस जो बीमारी हुआ उसी बीमारी का एक हानि रहित टुकड़ा निकालते हैं और आपके शरीर में प्रवेश करा देते हैं, तो क्या बना देता है, एंटीजेन बना देता है। ठीक है, ताकि वो उससे लड़ता है। ठीक है, जिसमें से जिसका क्या इंटरफेरॉन नामक संदेशवाहक पदार्थ मुक्त करता है, और वो जो सेम संदेशवाहक पदार्थ जो आता है उसको उस वायरस को मारता है। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिस। ठीक है, ये कब किया गया था, 1953 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेक्टर टिक्के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और नष्ट कर, वायरस को किसी भी वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर सीधी कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, तो इसका आंसर होगा 83 का सी होगा, वायरस को किसी भी विभिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। ठीक है, 93 का क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर फुल फॉर्म होगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। आंसर ए होगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, कहाँ मिलती है, इसका जो आंसर होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। आगत निर्गत कोशिकाएं कहाँ मिलती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी, तो इसका आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लाइसिंग। इसका आंसर डी होगा, क्या होगा इसका आंसर, डी होगा 1 2 और 3। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज कंप्यूटिंग नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है, अगर एज कंप्यूटिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, संगणना संबंधित कार्य होता है। ठीक है, कार्य के लिए डेटा का संग्रहण करता है। ठीक है, डिवाइस, अच्छा, ताकि लेटेंसी और बीट बैंक की समस्या को खत्म किया सके। और नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है, ये होता है नेटवर्क संसाधनों के कुशल उपयोग को सक्षम बनाता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, तो ये जो होता है डिजिटल उपकरणों मशीनों व्यक्तियों व अन्य वस्तुओं को आपस में जोड़ना व संवाद करने की अनुमति देता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं नहीं हैं, भाषाएं हैं कोबरा, पाइथन, स्कीवरल और जावा, तो इसका आंसर सही क्या होगा,
इसका आंसर होगा डी, सभी भाषाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या है आंसर? जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगला प्रश्न है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। क्या आंसर होगा? ए। 99 का क्या होगा? ए होगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है, यह क्या होता है? रंगहीन तरल है। ठीक है, रंगहीन तरल रसायन होता है जिसका उपयोग क्या विस्फोटक के रूप में किया जाता है। इसे ऑक्टोजन भी कहा जाता है और यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है। ठीक है, क्या होगा इसका? ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक और दूसरा होगा, हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन भी है। ठीक है, हाई 99 का सी है, सॉरी सिर्फ एक है, यानी कि यही है, एक है। अगला प्रश्न है, बिहार का इतिहास एवं संस्कृति निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका आंसर होगा इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है वो यूनेस्को का धरोहर स्थल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो यूनेस्को का धरोहर स्थल यूनेस्को के धरोहर स्थलों में जो शामिल किया गया था इंडिया का, वो था अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, ताजमहल। वो कब किया गया था? 1983 में। ठीक है, अगर 2021 में बात किया जाए तो सबसे लेटेस्ट में नवीनतम काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का शामिल किया गया था, धौलावीरा गुजरात का शामिल किया गया। ठीक है, और कुतुब मीनार शामिल किया गया था 1993 में। ठीक है, और लाल किला 2007 में। ठीक है, जबकि इंडिया गेट को आज तक शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, बौद्ध से। ठीक है, 101 का क्या होगा? बौद्ध से। ठीक है, अगर स्तूप की बात करें, ठीक है, तो स्तूप क्या कहलाता था? स्तूप जो होता था वो अवशेषों की पूजा करने के स्थान को कहा जाता था। ठीक है, और चैत्य गृह जो है बौद्धों के प्रार्थना कक्ष होते थे। ठीक है, जबकि बिहार जो होता था जबकि बिहार मठ होते थे जहाँ बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थान होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, आंसर वो लगाना है कि गलत कौन सा कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से पहला है, बिहार के वर्तमान बांका जिला में है, ये गलत होगा। ठीक है, इसका नहीं, इस ऑप्शन में जो एक होगा ऑप्शन ओ होगा। ठीक है, यानी एक ये नहीं होगा, सी हो सकता है और बी हो सकता है। ठीक है, कहाँ? बांका जिला में स्थित नहीं, जबकि भागलपुर जिला में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नहीं, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ये भी गलत है, एक और दो होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा में बौद्ध धर्म का बद्रियान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये भी सही है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी सही है। यानी कि 3 और 4 सही है, जबकि 1 और 2 गलत है। तो पूछ रहा है गलत, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इसके अलावा अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो बजरंग शाखा से संबंधित एक अतीश दीपांकर थे जो कि शिक्षण कार्य करते थे। वो बहुत ज्ञाता थे, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, दर्शन इत्यादि में वो बहुत महान ज्ञाता थे। ठीक है, अगर इसके समकक्ष बात किया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। वो ठीक है, वो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ? तो इसका आंसर होगा 1912 में अलग हुआ। ठीक है, कब अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत अस्तित्व में आया। ठीक है, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग हुआ उड़ीसा। ठीक है, अगर झारखंड की बात किया जाए तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा 1912। अगला प्रश्न है, बिहार का वरसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उसके भोजन में मिले जहर से उसकी जान बचाई थी। तो इसका आंसर होगा क्या? बतख मियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन के किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी आंसर। ठीक है, बर्खास्त भूमि जो होता था, ठीक है, वो जमींदारों द्वारा अगर किसान जमींदार से कुछ पैसा लिया, उधार लिया, तो वो बाकी पैसा के बदले ज़मीन ही उसका बेदखल कर लेता था। ठीक है, कौन? जो ज़मींदार होता था। ठीक है, इसी को बर्खास्त भूमि कहते थे। इसी के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था कि वो किसान का भूमि किसान को मिलना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाने लगे? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा?
ओहो, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? महात्मा गांधी के चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। इसका आंसर जो होगा सी है। ठीक है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो इसका आंसर है नगरी। नगरी गांव से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। सुवर्ण रेखा नगरी के एक छोर से, ठीक है, एक छोर का मतलब हुआ नगरी गांव झारखंड के रांची 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इस गांव के एक छोर से कोयल नदी और दूसरे छोर से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नगरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो बिहार में कौन सा है? आंसर होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और एक होगा और चार होगा। तो एक चार किधर है? ए में है। एक चार किस में है? ए में है। भीमबांध मुंगेर में है और वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। ठीक है, जो कि नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी है। ठीक है, इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 46,300 वर्ग मील है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय ग्लेशियर है जिसका नाम है नुवाइन। ठीक है, और जो नेपाल में पड़ता है यह नदी हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलता है। इसका क्या आंसर होगा? बिहार के गंडक नदी दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी। ठीक है, नारायणी नदी। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा गंडक नदी। त्रिवेणी नहर किस पर निर्माण किया गया था? गंडक नदी। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न है, बिहार के गैर जल वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन को क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो इसमें ऑप्शन में था वो सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है समसामयिक मुद्दा, यानी कि ये तो करंट क्वेश्चन है उस समय के, फिर भी देख लेते हैं चूँकि 69 बीपीएससी का है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा ऑप्टिमस। क्या नाम था? ऑप्टिमस। ठीक है, अगला प्रश्न है शिपरेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया था। ये स्थान कहाँ है? तो ये स्थान जो है गोवा तट के बाहर है। आंसर 115 का क्या होगा? ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 115 का ए होगा। अगला प्रश्न है, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये भी क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 69 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी सही है। 69, ये दूसरा गलत है। दूसरा क्या है? ये गलत है, ये सही है। ठीक है, उन्हें 72 वर्ष तक शासन किया और 92 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। ये भी गलत है। 69 वर्ष तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उन्हें मृत्यु हो गई। ये भी गलत है। इसका 17 का 101 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा बी, गौरव का मार्ग। ठीक है, क्या होगा? गौरव का मार्ग। इसका अंग्रेजी में क्या कर सकते हैं? पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड। अगला प्रश्न है, थांडीक्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? इसका आंसर होगा डी, म्यांमार में। कहाँ मनाया गया? म्यांमार में। अगला प्रश्न है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। तो व्हाइट हाउस का पता जो है 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। ये गलत है, 1600 पेंसिल्वेनिया व्यू होगा। तो ये इसमें से ये क्या है? गलत है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। ये सही है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। ये भी सही है। ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। ये भी सही। 2 3 4 होगा। 2 3 4 आंसर डी होगा। ठीक है, आंसर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एक बिजली तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी जा गई बिजली का श्रेय देता है। आंसर सी होगा। ठीक है, 121 का क्या होगा? आंसर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें से कौन सा मिलान होगा? टील रंग जो है, अगर बी में टील है तो टील रंग जो है नीला तथा हरा नीला हरा तथा सफ़ेद का मिश्रण होगा। टील वो नीला हरा तथा सफ़ेद, यानी सी का कौन होगा? सी का होगा नीला हरा सफ़ेद। ठीक है,
और जबकि सियान रंग के बारे में बात किया जाए तो हरे और नीला रंग होगा। सियान रंग होगा, हरा और नीला रंग, यानी सी का एक होगा। मैजेंटा जो होगा वो नीला, लाल और सफ़ेद, लाल और नीला, एक का क्या होगा? मैजेंटा क्या होगा? प्राथमिक रंग नीला तथा हरा को संयुक्त करके मैजेंटा बनता है। नीला तथा हरा, कौन नीला तथा हरा? नीला तथा हरा। 123 का डी, 122 का डी आंसर है। 122 का क्या होगा आंसर? डी। 3 4 2 1, ठीक है। 3 3 4 2 1, ठीक है। सियान जो हो गया हरा और नीला हो गया, मैजेंटा हो गया नीला हरा और सफ़ेद हो गया, मोव जो हो गया लाल और नीला हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा? 122 का ए होगा। 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो इसका आंसर होगा टाइटन। क्या होगा इसका आंसर? टाइटन। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। बेरेट, एविएटर्स, स्टिलेटोज, चिग्नोन, ब्रॉग। इस सबका नाम तो सुने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें। इसका आंसर जो होगा 24 का 100 बी आंसर होगा, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ है? 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1, ठीक है। 3 4 2 5 और 1, ठीक है। बेरेट जो होता है एक प्रकार की टोपी है। स्टिलेटोज जो होता है एक प्रकार महिलाओं के जूते का एक प्रकार है, ठीक है। और एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप चश्मा है। चिग्नोन जो है एक प्रकार का केश विन्यास है। और ब्रॉग क्या है? पुरुषों के जूते का एक प्रकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एथेंस, ठीक है। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 126 के डी। 2 और 4 जो है वो सही सुमेलित है, यानी कि ये तो गलत है। 2 सही सुमेलित है और क्या? 4 सही सुमेलित है, ये गलत है। यानी कि वीनस रोज वाटर डिस्क क्या है? विंबलडन ट्रॉफी महिला का है। और ऑस्ट्रेलियन में क्या है? महिला का डॉफने आर्कुस्ट मेमोरियल कप है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा संरक्षण कार्य को पूरा किया? तो इसका आंसर जो होगा, ये आंसर होगा 576, ठीक है। 576 भाषा। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति LSCBC का शुभारंभ किया? तो इसका जो आंसर होगा तमिलनाडु होगा, ठीक है। क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुआ मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजाति में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नतांगकी, सॉरी नहीं, नागालैंड में है। कहाँ है? नागालैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो इसका आंसर होगा यूएसए ने कहा अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। जबकि चीन जो है हमेशा अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक, ठीक है। कौन सा पदक होगा? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने का जोर देती है? तो इसका आंसर होगा, आंसर ए होगा, ग्रेड 6, ठीक है, ग्रेड 6। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न है, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड, सी। 134 क्या होगा? सी होगा, सी। 134 का सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियार्डेबिम्स कहा जाता है कि टिलियार्डेबिम्बी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए? इसका आंसर होगा, कहाँ पाया गया? रूस, ठीक है। अगला प्रश्न, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा महासागर। क्या होगा? महासागर। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर होगा 2024,
ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? यह एक प्रकार की कढ़ाई है। क्या है? कढ़ाई है, जिसमें क्या होता है, बच्चों के सोने के लिए, जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं उसको सोने के लिए कढ़ाई हाथ द्वारा बनाया जाता है, उसका बिस्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची एक सूची को दूसरा को मिलान करना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? इटली का था। ठीक है। फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का था? फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है। फ्रांसिस ड्रेक कहाँ का था? यूनाइटेड किंगडम का था। और जैक्स कार्टियर कहाँ का था? यूनाइटेड किंगडम का था। ठीक है। कोलंबस कहाँ का होगा? कोलंबस होगा इटली का। ठीक है। फर्डिनेंड मैगलन कहाँ का होगा? पुर्तगाल का। जैक्स कार्टियर कहाँ का होगा? जैक्स कार्टियर होगा वो सॉरी फ्रांस का होगा। ठीक है। और ड्रेक ये होगा यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है। इसका कौन सा सही होगा आंसर? इसका आंसर जो सही होगा 139 का ए, 3 4 2 1। ठीक है। 3 4 2 1। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएई के रियासत राज्य हैं कौन कौन है? आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल क्वैन और फुजैरा वैखम। ठीक है। तो 46 का क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक है। आंसर ए होगा। इस तरह से 140 क्वेश्चन हम कवर करा चुके हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर